नेक्स्ट टॉपिक है मेंस्ट्रुअल साइकिल। द रिप्रोडक्टिव साइकिल इन द फीमेल प्राइमेट्स, एग्जांपल monkeys, apes and human beings is called menstrual cycle। देखो एनिमल किंगडम में ना हमने मैमल्स पढ़े थे। अब मैमल्स जो हैं उसी में एक ऑर्डर आता है, अगर लिविंग वर्ल्ड में ध्यान हो तो पढ़ा था, ऑर्डर था प्राइमेटा। ऑर्डर की कौन सा था? प्राइमेटा। तो हमारा ऑर्डर कौन सा है? प्राइमेटा, है ना। और क्लास कौन सी है हमारी? मैमेलिया। क्लास कौन सी है हमारी? मैमेलिया। तो यहाँ पे हम मैमल्स की बात कर रहे हैं और मैमल्स में भी कौन से ऑर्डर की बात कर रहे हैं? प्राइमेटा की। तो जो फीमेल प्राइमेट्स होती है ना, जिसका एग्जांपल है मंकी, एप्स और ह्यूमंस। फीमेल प्राइमेट्स में किस किस की बात कर रहे हैं? मंकी की, एप्स की और ह्यूमंस की। अब इनके अंदर जो फीमेल्स हैं उनके अंदर जो रिप्रोडक्टिव साइकिल होती है ना, उस साइकिल को बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल वो रिप्रोडक्टिव साइकिल है जो होगी प्राइमेट्स के अंदर। प्राइमेट्स जैसे एप्स, ह्यूमंस और मंकी, सॉरी, है ना। तो मंकी, एप और ह्यूमंस में होने वाली रिप्रोडक्टिव साइकिल को ही बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब जो पहला मेंस्ट्रुएशन होगा बिगिंस एट प्यूबर्टी। पहला जो मेंस्ट्रुएशन फीमेल में होता है वो प्यूबर्टी की एज में शुरू होता है। पहला मेंस्ट्रुएशन कब होगा फीमेल में? प्यूबर्टी की एज पे होगा। और इस फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन को बोलते हैं मेनार्क। क्या बोलेंगे? मेनार्क। और जब फीमेल के अंदर मेंस्ट्रुएशन बंद हो जाता है तो उसको बोलते हैं मीनोपॉज। क्या बोलते हैं? मीनोपॉज। तो पहला मेंस्ट्रुएशन तो क्या कहलाएगा? मेनार्क। और जब लास्ट मेंस्ट्रुएशन आएगा एट द एज ऑफ 50, लगभग 50 की एज में, उसको बोलेंगे मीनोपॉज। पॉज का मतलब क्या होता है? रुकना, है ना। तो जब फीमेल में मेंस्ट्रुएशन रुक जाएगा, यानी जिसको हम पीरियड्स बोलते हैं, वो रुक जाएंगे, उस रुकने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं? मीनोपॉज। और जब पहला मेंस्ट्रुएशन आता है एट द एज ऑफ प्यूबर्टी, उसको बोलेंगे मेनार्क। इतना समझ आया? अब उसके बाद है इन ह्यूमन फीमेल्स menstruation is repeated at an average interval of about 28 या 29 days and the cycle of events starting from one menstruation till the next one is called the menstrual cycle। menstruation का मतलब क्या है? जिसको हम periods बोलते हैं ना, वही क्या है? menstruation। अब एक menstruation है, उससे लेके दूसरे menstruation के बीच का टाइम लगभग होगा 29 से 28 डेज। ठीक है, या तो 28 डेज या 29 डेज। अब एक menstruation हुआ, मतलब एक बार ब्लीडिंग हुई, उसके बाद उससे लेके जो अगला menstruation होगा, जो अगली ब्लीडिंग होगी, उस तक बीच में बहुत सारे फेजेस आते हैं। और ये जो सारे इवेंट चल रहे हैं ना बीच में, इन सारे इवेंट्स को मिला के बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्या बोलते हैं? मेंस्ट्रुअल साइकिल। मतलब मान लो अगर आज ब्लीडिंग हुई है तो आज से लेके अब 28 दिन बाद होगी अगली ब्लीडिंग। तो पूरी साइकिल कितने दिन की होगी? 28 या 29 डेज की होगी। और इस 28 या 29 डेज में बहुत सारे इवेंट्स चलते हैं। इन सारे इवेंट्स को मिला के बोलेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल। वन ओवम इज रिलीज्ड, और ओवम रिलीज होने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ओव्यूलेशन। इस साइकिल में जो बीच का दिन आएगा, उस बीच वाले दिन में मिडिल ऑफ द साइकिल में एक ओवम रिलीज होता है। ओवम रिलीज होना मतलब प्रोसेस का नाम ओव्यूलेशन। तो साइकिल के बीच में, जैसे अगर 28 दिन की साइकिल है तो बीच वाला दिन कौन सा होगा? 14th डे। 28 दिन की साइकिल है तो बीच वाला दिन कौन सा होगा साइकिल का? 14th डे। तो 14th डे क्या होगा कि जो ओवरी है ना, ओवरी से ओवम निकलेगा। ओवरी से ओवम निकला मतलब कौन सी प्रोसेस होगी? ओव्यूलेशन। कौन सी प्रोसेस होगी? ओव्यूलेशन। मतलब साइकिल का जो बीच वाला दिन होगा ना, उस दिन ओवरी ओवम रिलीज करेगी, यानी ओवरी करेगी ओव्यूलेशन। ठीक है। The major events of the menstrual cycle। अब कौन कौन से इवेंट चलेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल में, वो पढ़ने। साइकिल स्टार्ट्स विद द मेंस्ट्रुअल फेज। सबसे पहला फेज कौन सा है मेंस्ट्रुअल साइकिल में? मेंस्ट्रुअल फेज। मेंस्ट्रुअल फेज का एक और नाम है ब्लीडिंग फेज। मैं लिखवाऊंगी, सुन लो अभी। मेंस्ट्रुअल फेज का एक और नाम क्या है? ब्लीडिंग फेज। ठीक है, तो पहला फेज कौन सा है साइकिल का? मेंस्ट्रुअल फेज। मेंस्ट्रुअल फेज का एक और नाम ब्लीडिंग फेज। इस फेज में होता है मेंस्ट्रुअल फ्लो। इस फेज में क्या होगा? मेंस्ट्रुअल फ्लो होगा, और वो फ्लो चलेगा 3 से 5 दिन तक, जिसमें हम बोलते हैं ना कि ब्लीडिंग हो रही है। तो ये ब्लीडिंग कितने दिन तक चलेगी? 3 से 5 दिन तक चलेगी। और जो ब्लीडिंग हो रही है उसको हम ब्लीडिंग ना बोल के बोलते हैं मेंस्ट्रुअल फ्लो। क्या बोलते हैं? मेंस्ट्रुअल फ्लो। कितने दिन तक चलेगा ये फेज? 3 से 5 दिन तक चलेगा। द मेंस्ट्रुअल फ्लो रिजल्ट्स ड्यू टू, क्यों हो रहा है मेंस्ट्रुअल फ्लो?
क्योंकि जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग है वो ब्रेक हो गई है ना, एंड इट्स ब्लड वेसल्स व्हिच फॉर्म लिक्विड दैट कम्स आउट थ्रू वजाइना। हमने ना यूट्रस की 3 लाइन देखी थी। जो सबसे बाहर वाली लाइन थी वो थी पेरीमेट्रियम, उसके बाद वाली लाइन थी मायोमेट्रियम, और सबसे अंदर वाली लेयर थी एंडोमेट्रियम। तो यूट्रस की जो सबसे अंदर वाली लेयर है यानी एंडोमेट्रियम वो टूट जाती है, ब्रेक हो जाती है ना। एंडोमेट्रियम अब अगर ब्रेक होगी, साथ में उसकी जो ब्लड वेसल्स है वो भी ब्रेक हो जाएंगी, तो एंडोमेट्रियम भी ब्रेक होगी और वहां पे जो ब्लड वेसल्स थी वो भी ब्रेक होगी। ये ब्रेक होने की वजह से अब एक फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर बाहर आएगा, कहां से? वजाइना से, ठीक है। और इसी फेज को बोलते हैं मेंस्ट्रुअल फेज। और जो फ्लो जो वजाइना के थ्रू जो बाहर निकला है वो है मेंस्ट्रुअल फ्लो। कितने दिन तक चलेगा ये? 3 से 5 दिन तक, ठीक है। मेंस्ट्रुएशन ओनली अकर्स इफ द रिलीज्ड ओवम इज नॉट फर्टिलाइज्ड। अब जो ओवम है, ओवम अगर फर्टिलाइज नहीं हुआ, ओवम को फर्टिलाइज कौन करता है? स्पर्म। अगर ओवम फर्टिलाइज नहीं हुआ, कब नहीं हुआ होगा? जब फीमेल की बॉडी में स्पर्म नहीं आया। अगर फीमेल की बॉडी में स्पर्म नहीं आया तो ओवम फर्टिलाइज नहीं हुआ होगा। अगर ओवम अनफर्टिलाइज है तभी मेंस्ट्रुअल फेज आएगा, वरना मेंस्ट्रुएशन नहीं होगा, ठीक है। क्यों नहीं होगा वो देखेंगे आगे। लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन में बी इंडिकेटिव ऑफ प्रेगनेंसी। अगर किसी फीमेल में मेंस्ट्रुएशन नहीं हो रहा, मतलब कि ब्लड फ्लो नहीं हो रहा, मेंस्ट्रुअल फेज नहीं आ रहा, तो इसके चांसेस है कि वो फीमेल है प्रेग्नेंट, है ना। लेकिन चांसेस है, ऐसा जरूरी नहीं है। क्यों ऐसा क्यों बोला हमने कि अगर मेंस्ट्रुअल फेज नहीं आया तो फीमेल प्रेग्नेंट है? क्योंकि ओवम फर्टिलाइज हो गया होगा। अगर फीमेल की बॉडी में स्पर्म आ गया, स्पर्म आ गया तो स्पर्म ने ओवम को कर दिया होगा फर्टिलाइज, और अब मेंस्ट्रुअल फेज नहीं आएगा, अब ब्लीडिंग नहीं होगी, ठीक है। क्यों नहीं होगी वो धीरे धीरे समझ आएगा तुम्हें। तो अगर फीमेल में मेंस्ट्रुअल फेज नहीं आ रहा तो चांसेस है कि वो फीमेल है प्रेग्नेंट, ठीक है। लेकिन और भी चांसेस हो सकते हैं, और भी रीजन हो सकते हैं, सॉरी। और रीजन क्या क्या है? या तो उसको है स्ट्रेस, या फिर उसकी हेल्थ बहुत पुअर। स्ट्रेस और पुअर हेल्थ की वजह से भी मेंस्ट्रुअल फ्लो बंद हो सकता है, ठीक है, मेंस्ट्रुएशन नहीं आ सकता। The menstrual phase is followed by the follicular phase. अब menstrual cycle में पहला फेज कौन सा था? menstrual phase। कितने दिन तक चला? 3 से 5 दिन तक चला। सेकेंड फेज है follicular phase। सेकेंड फेज कौन सा है? follicular phase। अब इस फेज में क्या होगा? The primary follicles in the ovary grow to become a fully mature Graafian follicle। follicular phase में क्या होगा? प्राइमरी फॉलिकल है हमारे पास, प्राइमरी फॉलिकल ग्रो होके बना देंगे ग्राफियन फॉलिकल। प्राइमरी फॉलिकल फिर बनेगा सेकेंडरी, फिर बनेगा टर्शियरी, और फाइनली बन जाएगा ग्राफियन फॉलिकल। ये कौन से फेज में चल रहा है? फॉलिकुलर फेज। अब एंड साइमल्टेनियसली द एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस डीजनरेट्स थ्रू प्रोलिफरेशन। ध्यान रखना, मेंस्ट्रुअल साइकिल में 2 जगह काम चलेगा, एक तो ओवरी में और एक यूट्रस में, ठीक है। कितनी जगह काम चलेगा? 2 जगह, एक तो ओवरी में चलेगा और एक यूट्रस में। ओवरी में तो क्या हो रहा है फॉलिकुलर फेज में? प्राइमरी फॉलिकल से बन गया सेकेंडरी, देन टर्शियरी एंड देन ग्राफियन, ये तो बन गया ओवरी में। अब यूट्रस में क्या होगा? मेंस्ट्रुअल फेज में कौन सी लाइनिंग टूटी थी? एंडोमेट्रियम लाइनिंग। तो फॉलिकुलर फेज में वो एंडोमेट्रियम लाइनिंग फिर से बननी शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या होगा? यूट्रस में एंडोमेट्रियम जो है यूट्रस की वो रीजनरेट हो जाएगी थ्रू प्रोलिफरेशन। प्रोलिफरेशन मैंने तुम्हें बताया हुआ, जब भी डिवीजन होता है, डिवीजन को क्या बोलते हैं? प्रोलिफरेशन। तो सेल्स का डिवीजन होगा और दोबारा एंडोमेट्रियम बननी शुरू हो जाएगी, जो कि टूट गई थी कौन से फेज में? मेंस्ट्रुअल फेज में। अब फॉलिकुलर फेज में वो बननी शुरू होगी। तो 2 जगह इवेंट्स चल रहे हैं, एक तो ओवरी में और एक यूट्रस में। ओवरी में तो क्या चल रहा है? फॉलिकुलर, है ना, फॉलिकल्स बन रही है, प्राइमरी से ग्राफियन फॉलिकल तक पहुंच गए। और यूट्रस में क्या चल रहा है? एंडोमेट्रियम का रीजनरेशन। यूट्रस में क्या चल रहा है? एंडोमेट्रियम का रीजनरेशन। कौन सी प्रोसेस से? प्रोलिफरेशन से। These changes in the ovary and uterus are induced by changes in the level of pituitary and ovarian hormone। अब ओवरी में भी कुछ चेंजेस हो रहे हैं और यूट्रस में भी कुछ चेंजेस हो रहे हैं। जब भी कोई चेंज होता है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है हार्मोन। इन चेंजेस के लिए कौन से हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होंगे? पिट्यूटरी हार्मोन और ओवेरियन हार्मोन, ठीक है। कुछ चेंजेस चल रहे हैं ओवरी में और कुछ चेंजेस चल रहे हैं यूट्रस में। इन चेंजेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है पिट्यूटरी हार्मोन और ओवेरियन हार्मोन। द सिक्रीशन
of gonadotropins increases gradually during the follicular phase and stimulates follicular development as well as secretion of estrogens by the growing follicles. जब follicular phase आता है ना तो gonadotropins का लेवल बढ़ जाता है. जब follicular phase आता है तो gonadotropins का लेवल बढ़ जाता है. gonadotropins कहाँ से आते हैं? पिट्यूटरी से. गोनाडोट्रोपिन कहाँ से आते हैं? पिट्यूटरी से. तो इनको हम बोलेंगे पिट्यूटरी हार्मोन. क्या बोलेंगे? पिट्यूटरी हार्मोन. गोनाडोट्रोपिन कौन से हैं? LH और FSH. गोनाडोट्रोपिन कौन से? LH और FSH. तो फॉलिकुलर फेज में क्या हुआ? LH और FSH का लेवल बढ़ गया. अब LH और FSH जो है वो फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करते हैं. स्टिमुलेट करने का मतलब जैसे प्राइमरी फॉलिकल है, प्राइमरी से बनेगी सेकेंडरी, सेकेंडरी से बनेगी टर्शरी, टर्शरी से बनेगी ग्राफियन फॉलिकल. अब ये जैसे जैसे डेवलपमेंट होती जाएगी साथ साथ ये डेवलपमेंट के साथ साथ ये रिलीज करेंगे एस्ट्रोजन हार्मोन. कौन सा हार्मोन? एस्ट्रोजन हार्मोन. तो जो हमारी ग्रोइंग फॉलिकल्स हैं कि प्राइमरी से सेकेंडरी देन टर्शरी एंड देन ग्राफियन, तो ये डेवलप होती होती कौन सा हार्मोन रिलीज करेंगी? एस्ट्रोजन हार्मोन. ठीक है. और इसके सिक्रेशन को स्टिमुलेट करते हैं कौन? गोनाडोट्रोपिन्स जो है LH और FSH. अब both LH and FSH attain a peak level in the middle of cycle about 14th day. अब क्या हुआ? पहले था मेंस्ट्रुअल फेज. मेंस्ट्रुअल फेज के बाद कौन सा फेज आया? फॉलिकुलर. मेंस्ट्रुअल फेज के बाद आया फॉलिकुलर फेज. अब फॉलिकुलर फेज में क्या था? LH और FSH का लेवल बढ़ना शुरू हुआ था. बढ़ते बढ़ते 14th डे पे क्या होगा? इनका लेवल बिल्कुल पीक पे होगा. LH और FSH दोनों का लेवल बिल्कुल पीक पे होगा. LH और FSH मैक्सिमम अमाउंट में प्रेजेंट होंगे. अब जब बहुत ज्यादा LH सिक्रीट होता है ना तो उसको बोलते हैं LH सर्ज. क्या बोलते हैं? LH सर्ज. ठीक है. अब इंड्यूसेस रप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल. LH बहुत ज्यादा हो गया ना तो LH जो है इसकी अमाउंट बढ़ने की वजह से ये ग्राफियन फॉलिकल को तोड़वा देता है. ग्राफियन फॉलिकल का रप्चर करवा देता है. और ग्राफियन फॉलिकल अगर रप्चर हो गई तो उसके अंदर क्या प्रेजेंट था? ओवम. एक्चुअल में तो था वो सेकेंडरी oocyte है ना. अब ग्राफियन फॉलिकल टूट गई तो वहां से निकलेगा ओवम, जिस प्रोसेस को हम बोलते हैं ओव्यूलेशन. तो क्या हुआ? 14th डे पे बिल्कुल पीक पे पहुंच गया था LH. पीक पे पहुंच गया तो उसने ग्राफियन फॉलिकल को तोड़वा दिया. ग्राफियन फॉलिकल टूट गया तो वहां से ओवम रिलीज हो गया. कौन सी प्रोसेस होगी? ओव्यूलेशन. तो ओव्यूलेशन कौन से डे पे हुआ? 14th डे पे. कैसे हुआ 14th डे पे? क्योंकि 14th डे पे LH का लेवल बिल्कुल मैक्सिमम था जिसको हमने बोला LH सर्ज. LH सर्ज की वजह से ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हो गया जिसकी वजह से ओवम ओवरी से बाहर आ गया. द ओव्यूलेशन. अब ये जो ओव्यूलेशन हुआ है ना 14th डे पे, इस फेज को बोलते हैं ओव्यूलेटरी फेज. क्या बोलेंगे इसको? ओव्यूलेटरी फेज. ठीक है. तो अब तक हमने 3 फेज पढ़ लिए. पहला फेज कौन सा था? मेंस्ट्रुअल फेज. दूसरा फेज फॉलिकुलर फेज. और तीसरा फेज ओव्यूलेटरी फेज जिसमें ओव्यूलेशन होगा. अब नेक्स्ट फेज आता है ल्यूटियल फेज. नेक्स्ट फेज कौन सा है? ल्यूटियल फेज. ल्यूटियल फेज में क्या होगा? मैंने तुम्हें पहले भी बताया हुआ है. देखो ओव्यूलेटरी फेज में क्या हुआ? ग्राफियन फॉलिकल टूट गया. ग्राफियन फॉलिकल टूट गया और वहां से सेकेंडरी oocyte निकल गया है ना. अब ग्राफियन फॉलिकल के जो बचे हुए पार्ट है जो रिमेनेंट्स हैं उनको क्या बोलते हैं? कॉर्पस ल्यूटियम. क्या बोलते हैं? कॉर्पस ल्यूटियम. और इस ल्यूटियम से ही आया है ल्यूटियल फेज. ल्यूटियम से ही आया है ल्यूटियल फेज. तो जो ग्राफियन फॉलिकल के बचे हुए पार्ट्स थे उन बचे हुए पार्ट्स को हमने बोल दिया कॉर्पस ल्यूटियम. ठीक है. तो रिमेनिंग पार्ट्स चेंज हो जाते हैं किसमें? कॉर्पस ल्यूटियम में. और कॉर्पस ल्यूटियम अब बहुत ज्यादा अमाउंट में सिक्रीट करेगा प्रोजेस्टेरॉन. क्या सिक्रीट करेगा? प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट करेगा. और प्रोजेस्टेरॉन जो है वो बहुत जरूरी है एंडोमेट्रियम को बनाए रखने के लिए. अब बिल्कुल ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है. कौन सा फेज चल रहा है अभी हमारे पास? अभी चल रहा है ल्यूटियल फेज. ल्यूटियल फेज क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ओव्यूलेटरी फेज में क्या हुआ? ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हो गई और ग्राफियन फॉलिकल के जो बचे हुए पार्ट्स थे उन्होंने ही चेंज होकर बना दिया कॉर्पस ल्यूटियम. क्या बना दिया? कॉर्पस ल्यूटियम. अब कॉर्पस ल्यूटियम एक हार्मोन सिक्रीट करता है बहुत ज्यादा अमाउंट में जिसका नाम है प्रोजेस्टेरॉन. इसका नाम क्या है? प्रोजेस्टेरॉन. अब यहाँ से कंसेप्ट है कि जो प्रोजेस्टेरॉन है ना ये बहुत जरूरी है टू मेंटेन एंडोमेट्रियम. क्या मेंटेन करने के लिए? एंडोमेट्रियम.
एंडोमेट्रियम को मेंटेन रखने के लिए कौन सा हार्मोन होना चाहिए? प्रोजेस्टेरोन। अब जो यूट्रस है, यूट्रस की ही अंदर वाली लाइनिंग को बोलते हैं एंडोमेट्रियम। ये लाइनिंग क्या है? एंडोमेट्रियम। अब देखो, मान लो एग था और स्पर्म था, दोनों ने मिलके बना दिया जाइगोट। जाइगोट के बाद फिर एम्ब्रियो वगैरह बन गया। अब वो यहाँ पे आगे इस लाइनिंग से चिपकता है, एंडोमेट्रियम से चिपकता है ना। इसको बोलते हैं इम्प्लांटेशन। इसको क्या बोलते हैं? इम्प्लांटेशन। अब अगर यहाँ पे जाइगोट बन गया मतलब फर्टिलाइजेशन हो गया, मतलब प्रेगनेंसी होगी, है ना। अब अगर यहाँ पे इसको इम्प्लांटेशन करना है तो क्या एंडोमेट्रियम चाहिए या नहीं चाहिए? चाहिए। एंडोमेट्रियम चाहिए। मतलब जब भी प्रेगनेंसी होगी तो हमें एंडोमेट्रियम चाहिए। एंडोमेट्रियम चाहिए तो हमें प्रोजेस्टेरोन भी चाहिए। प्रोजेस्टेरोन चाहिए तो हमें कॉर्पस ल्यूटियम भी चाहिए। मतलब कॉर्पस ल्यूटियम की जरूरत कब है? प्रेगनेंसी के टाइम पे या जो प्रेगनेंसी नहीं है तब? प्रेगनेंसी के टाइम पे। कॉर्पस ल्यूटियम की जरूरत प्रेगनेंसी के टाइम पे है, क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम पे हमें चाहिए एंडोमेट्रियम। और एंडोमेट्रियम को बनाए रखने के लिए कौन सा हार्मोन चाहिए? और प्रोजेस्टेरोन तभी सिक्रीट होगा जब प्रेजेंट होगा कॉर्पस ल्यूटियम। अब दूसरा केस लेके चलो। मान लो सिर्फ एग प्रेजेंट था, स्पर्म नहीं आया। स्पर्म नहीं आया तो यूट्रस की एंडोमेट्रियम लाइनिंग किसी काम की नहीं है। किसी काम की नहीं है तो हमें इसको खत्म कराना है, एंडोमेट्रियम की लाइनिंग को। अब क्या हुआ? अब जो कॉर्पस ल्यूटियम बना वो कॉर्पस ल्यूटियम हो जाएगा डीजनरेट। कॉर्पस ल्यूटियम हो गया डीजनरेट। कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट तो प्रोजेस्टेरोन नहीं होगा, है ना। प्रोजेस्टेरोन नहीं आएगा कहीं से। प्रोजेस्टेरोन नहीं आएगा तो ये एंडोमेट्रियम लाइनिंग शेड हो जाएगी। एंडोमेट्रियम लाइनिंग शेड हो जाएगी, टूट जाएगी एंडोमेट्रियम लाइनिंग। एंडोमेट्रियम लाइनिंग टूटेगी तो ये बाहर आएगी किसकी फॉर्म में? ब्लड की फॉर्म में। और अब होगा मेंस्ट्रुअल फेज, मेंस्ट्रुएशन होगा, है ना। तो मेंस्ट्रुएशन सिर्फ कब होता है? जब प्रेगनेंसी नहीं होती। प्रेगनेंसी नहीं होती तब मेंस्ट्रुएशन क्यों होता है? समझ। अगर अंदर स्पर्म नहीं आया तो जाइगोट नहीं बनेगा, फिर हमें एंडोमेट्रियम की जरूरत नहीं है। तो हर महीने हम क्या करते हैं? जो ओवम बनता है ना हमारे अंदर, ओवम तो बनता नहीं, जो सेकेंडरी oocyte बनता है, उस सेकेंडरी oocyte को हम बाहर निकाल देते हैं इस एंडोमेट्रियल लाइनिंग के साथ। क्यों बाहर निकाल देते हैं? क्योंकि इसकी जरूरत बॉडी में नहीं है। तो 14th डे पे जब ओवम रिलीज हुआ तो उस ओवम की हमारी बॉडी में कोई जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है जरूरत? क्योंकि स्पर्म तो बॉडी में आया ही नहीं, है ना। स्पर्म नहीं आया तो इसकी जरूरत नहीं थी, तो इसको वजाइना के थ्रू बाहर निकाल दे कि विद कौन सी लाइनिंग? एंडोमेट्रियम लाइनिंग और उसकी ब्लड वेसल्स। ठीक है, ये सब बाहर निकलेगा वजाइना के थ्रू, जिसको हम बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन। क्या बोलते हैं? मेंस्ट्रुएशन। ठीक है। अगर प्रेगनेंसी हो गई तो पीरियड्स नहीं आएंगे, मेंस्ट्रुअल फेज नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि फिर एंडोमेट्रियम को बचा के रखना है ना। तो कॉर्पस ल्यूटियम सिर्फ प्रेजेंट हो गया एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी, वरना वो डीजनरेट हो जाएगा। Such an endometrium is necessary for implantation of the fertilized ovum and other events of pregnancy. हमें जरूरत क्यों है एंडोमेट्रियम की? इम्प्लांटेशन के लिए। एंडोमेट्रियम की जरूरत हमें क्यों है? इम्प्लांटेशन के लिए। जो जाइगोट बना है उसको चिपकाना है ना एंडोमेट्रियम के साथ, तो इम्प्लांटेशन के लिए जरूरत है एंडोमेट्रियम की, और प्रेगनेंसी के दूसरे इवेंट्स के लिए। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऑल इवेंट्स ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप। अगर प्रेगनेंसी हो गई तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के सारे इवेंट्स रुक जाएंगे। ठीक है, ट्रू फॉल्स में पूछ सकता है। जब भी प्रेगनेंसी होगी तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के सारे इवेंट्स रुक जाएंगे। ठीक है, एंड देयर इज नो मेंस्ट्रुएशन। कोई भी मेंस्ट्रुएशन नहीं होगा, मतलब कोई भी ब्लड फ्लो बॉडी से नहीं होगा। ठीक है। In the absence of fertilization, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, अगर बॉडी में स्पर्म नहीं आया तो कॉर्पस ल्यूटियम की कोई जरूरत नहीं है, तो कॉर्पस ल्यूटियम हो जाएगा डीजनरेट। दिस कॉजेस डिसइंटीग्रेशन ऑफ एंडोमेट्रियम, जिसकी वजह से आ जाएगा मेंस्ट्रुएशन और फिर शुरू हो जाएगी अगली साइकिल। समझ गए? अगर प्रेगनेंसी नहीं हुई तो कॉर्पस ल्यूटियम की जरूरत नहीं है, डीजनरेट हो जाएगा, फिर एंडोमेट्रियम पे निकल जाएगा। ह्यूमन बीइंग्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाती है एट द एज ऑफ 50। ठीक है, सीज होना मतलब बंद होना। दैट इज टर्म्ड एज मेनोपॉज। जब पहला मेंस्ट्रुएशन आया फीमेल में एट द एज ऑफ प्यूबर्टी, उसको हमने बोला मेनार्क। जब खत्म हो गया, लास्ट पीरियड जब आया, उसको बोलेंगे मेनोपॉज।
Cyclic menstruation is an indicator of normal reproductive phase and extends between menarche and menopause. जो ये reproductive cycle है, जो menstrual cycle है, ये चलती है menarche से menopause तक, चलेगी menarche से menopause तक। और अगर किसी फीमेल में normal menstrual cycle चल रही है, मतलब उसकी reproductive cycle बिल्कुल अच्छी है, उसकी reproductive health बिल्कुल अच्छी है, ठीक है? 2 मिनट के लिए pause कर दो, करिए। बोलते जाना और लिखते जाना साथ साथ। टॉपिक का नाम क्या है? मेंस्ट्रुअल साइकिल। टॉपिक का नाम है मेंस्ट्रुअल साइकिल। चल ही रहा, रोको तो 1 सेकंड। कब करती है? अब हो जाएगा शुरू है, बच्चे मेहंदी है। एक बार समझा भी दूंगी ना लिखते लिखते। चलो कर दो स्नेहा। कर रखी थी मैंने तो, अभी इनके बैंड नहीं आए हैं। अब ऑन है नहीं। टॉपिक का नाम है मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो है रिप्रोडक्टिव साइकिल इन फीमेल प्राइमेट्स। मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है? रिप्रोडक्टिव साइकिल इन फीमेल प्राइमेट्स, है ना? अब प्राइमेट्स के एग्जांपल क्या क्या दिए एनसीईआरटी ने? एप्स, मंकी, मंकी, एप्स बर्ड्स होते हैं, एप्स, मंकी, एप्स और ह्यूमंस इन फीमेल्स में होता है, ठीक है? अब जो ये रिप्रोडक्टिव साइकिल है इसी को बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। एवरेज ड्यूरेशन कितना होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का? 28 या 9 डेज। 29 डेज, 28 या 29 डेज है इसका एवरेज ड्यूरेशन, ठीक है? उसके बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल में जब फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन आता है ना? फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन को क्या बोलते हैं? फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन को बोलेंगे मेनार्क और लास्ट को बोलेंगे मेनोपॉज। लास्ट को बोलेंगे मेनोपॉज। उसके बाद साइकिल के मिड में एट द मिड ऑफ साइकिल क्या होगा? लगभग कौन सा डे? 14th डे। हाँ, मिड ऑफ साइकिल में ओवम इज रिलीज्ड फ्रॉम ओवरी। ओवम इज रिलीज्ड फ्रॉम ओवरी। ओवरी में बन रहा है ना? ओवम इज रिलीज्ड फ्रॉम ओवरी और इस प्रोसेस को बोलते हैं ओव्यूलेशन। यानी ओव्यूलेशन कौन सा डे पे होता है? 14th डे पे होता है। कुछ रह तो नहीं गया ना अब तक? क्या रह गया बताओ? अब मम्मी फिक्स है कि 14th डे पे ओव्यूलेशन नहीं, किसी की 29 की, मतलब वेरी करती रहती है। ये सारा डाटा बुक्स के अकॉर्डिंग है, बट एक्चुअल में ऐसी परफेक्ट साइकिल किसी की नहीं होती। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो पहला फेज है, पहले फेज का नाम बताओ क्या है? मेंस्ट्रुअल फेज। पहला फेज है मेंस्ट्रुअल फेज। मेंस्ट्रुअल फेज का ड्यूरेशन बता दो पहले। 3 से 5 दिन। कितना होगा ड्यूरेशन? 3 से 5 दिन, 3 to 5 डेज। अब मेंस्ट्रुअल फेज के अंदर होगा मेंस्ट्रुअल फ्लो। इसमें होगा मेंस्ट्रुअल फ्लो। मेंस्ट्रुअल फ्लो में वजाइना से बाहर आएगा क्या क्या? एक तो एंडोमेट्रियम टूटेगी, है ना? एंडोमेट्रियम ब्रोकन, एंडोमेट्रियम प्लस साथ में ब्लड वेसल्स टूट गई, है ना? ये आएंगी, विल कम आउट थ्रू वजाइना। वजाइना से ये फीमेल की बॉडी से बाहर आ जाती है। ये कौन सा फेज है? मेंस्ट्रुअल फेज। अब मेंस्ट्रुअल फेज जो है, और इसमें अगर मेंस्ट्रुएशन नहीं है, एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन, एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन मे बी इंडिकेटिव ऑफ प्रेगनेंसी, लेकिन जरूरी नहीं है। मे लिख दिया ना? मे बी इंडिकेटिव ऑफ प्रेगनेंसी। बात मत करो। अब मेंस्ट्रुएशन की एब्सेंस के लिए और भी रीजंस हो सकते हैं, जैसे एक रीजन है स्ट्रेस, एक रीजन है पुअर हेल्थ, और भी बहुत सारे रीजन हो सकते हैं।
ठीक है, इतना ही था ना इसमें। ये था मेंस्ट्रुअल फेज। अब मेंस्ट्रुअल फेज के बाद सेकंड फेज था, बोलो, फॉलिकुलर फेज। फॉलिक्यूलर फेज। फेज। सेकंड फेज है फॉलिक्यूलर फेज। फॉलिक्यूलर फेज में क्या होगा? डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल्स, है ना। फॉलिक्यूलर फेज में दो जगह चेंजेस आएंगे। फॉलिक्यूलर फेज में चेंजेस आएंगे दो जगह, एक तो ओवरी और एक यूट्रस में। ओवरी में चेंजेस आएंगे और एक यूट्रस में चेंजेस आएंगे। हाँ। ओवरी में क्या होगा? वो लाइनिंग करेगी। ओवरी में बनेगा प्राइमरी फॉलिकल से ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल। प्राइमरी फॉलिकल से बन जाएंगे ग्राफियन फॉलिकल। और यूट्रस में क्या होगा? रीजनरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम। यूट्रस में होगा रीजनरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम थ्रू प्रोलिफरेशन। अब ये जो चेंजेस हो रहे हैं, ये चेंजेस क्यों हो रहे हैं? कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के सीजन नहीं, मतलब किसकी वजह से हो रही है? ये दोनों जो चेंजेस हैं ये हो रहे हैं बिकॉज ऑफ पिट्यूटरी एंड ओवेरियन हार्मोन्स, है ना। बिकॉज ऑफ चेंज इन लेवल ऑफ pituitary and ovarian hormones. पिट्यूटरी एंड ओवेरियन हार्मोन्स। अब हम बात करेंगे गोनाडोट्रोपिन्स की। इन कौन सा फेज पढ़ रहे हैं हम? फॉलिक्यूलर फेज। इन फॉलिक्यूलर फेज लेवल ऑफ किस किसका? LH एंड FSH increases gradually। मतलब धीरे धीरे बढ़ेगा लेवल। LH और FSH को क्या बोलते हैं? गोनाडोट्रोपिन्स। जो कहाँ से आते हैं? पिट्यूटरी से, है ना। कहाँ से आएंगे? पिट्यूटरी से आएंगे। अब ये जो LH और FSH हैं, ये LH और FSH will stimulate growing ovarian follicles। will stimulate growing ovarian follicles। जो प्राइमरी सेकेंडरी है ना उनको growing ovarian follicles। और अब ये growing ovarian follicles सिक्रीट करेंगे एक हार्मोन। will secrete कौन सा हार्मोन? will secrete एस्ट्रोजन। कौन सा हार्मोन सिक्रीट करेंगे? एस्ट्रोजन हार्मोन ये सिक्रीट करेंगे। अब क्या होगा? अब आ गया साइकिल का 14th डे, है ना। अब LH और FSH बढ़ रहे थे और बढ़ते बढ़ते अब कौन सा फेज आ जाएगा? ओव्यूलेटरी फेज। थर्ड फेज है ना। थर्ड फेज कौन सा है? ओव्यूलेटरी फेज। ओव्यूलेटरी फेज में क्या होगा? LH जो है वो अपने मैक्सिमम पे होगा, है ना। अगर हम यहाँ देखें LH एंड FSH are maximum at 14th day, mid of the cycle, are maximum at 14th day। वो तुम ऑप्शन में देख लेना कितने दिन की साइकिल है, ठीक है। जनवरी 14th डे मैक्सिमम होगा। अब ओव्यूलेटरी फेज में आता है LH सर्ज। क्या आएगा? LH सर्ज। LH सर्ज का मतलब क्या है? LH is at its peak on कौन सा डे? 14th day। On 14th डे। अब LH अपने पीक पे है तो ये क्या कराएगा? will cause breakdown of नहीं will cause breakdown of rupture लिख लो। will cause rupture of
ग्राफियन फॉलिकल। अब ग्राफियन फॉलिकल का रप्चर हो गया तो यहाँ से क्या निकलेगा? ओवम। यहाँ से क्या निकला? ओवम। और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ओव्यूलेशन। तो ओव्यूलेटरी फेज में कौन सी प्रोसेस होगी? ओव्यूलेशन। ठीक है। अब नेक्स्ट फेज कौन सा था? फोर्थ, ल्यूटियल फेज। कौन सा फेज था? ल्यूटियल फेज। ल्यूटियल फेज में क्या होगा? रिमेनिंग पार्ट ऑफ, बताओ, remaining part of Graafian follicle will transform into corpus luteum. Remaining parts of Graafian follicle will transform into किसमें? कॉर्पस ल्यूटियम। इसीलिए इसको ल्यूटियल फेज बोलते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, कॉर्पस ल्यूटियम सीक्रेट्स, डायग्राम में सब फेज के एक अलग से नाम दे रखा है, एक और नाम। कॉर्पस ल्यूटियम सीक्रेट्स प्रोजेस्टेरॉन। कॉर्पस ल्यूटियम सीक्रेट्स प्रोजेस्टेरॉन। अब प्रोजेस्टेरॉन मेंटेन्स कौन सी लाइनिंग? एंडोमेट्रियम लाइनिंग। तो प्रोजेस्टेरॉन मेंटेन्स एंडोमेट्रियम। और एंडोमेट्रियम की जरूरत होती है एक तो इम्प्लांटेशन के लिए, है ना, एंड फॉर अदर इवेंट्स ऑफ प्रेगनेंसी। रिक्वायर्ड फॉर इम्प्लांटेशन एंड अदर इवेंट्स ऑफ प्रेगनेंसी। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो कॉर्पस ल्यूटियम डिजनरेट हो जाएगा, है ना। तो इन एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या होगा? कॉर्पस ल्यूटियम will degenerate. Corpus luteum will degenerate. तो अब प्रोजेस्टेरॉन नहीं होगा सिक्रेट, है ना। कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट हो गई तो हाँ, प्रोजेस्टेरॉन नहीं होगा। प्रोजेस्टेरॉन अगर नहीं हुआ तो एंडोमेट्रियम लाइनिंग टूट जाएगी, है ना। एंडोमेट्रियम लाइनिंग ब्रेक्स, जिसकी वजह से होगा मेंस्ट्रुएशन, है ना, जिसकी वजह से होगा मेंस्ट्रुएशन, मतलब फिर से शुरू हो जाएगा साइकिल। ठीक है, इतना ही था ना। फिर अनॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल मींस नॉर्मल रिप्रोडक्टिव हेल्थ। हाँ, अनॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल इंडिकेट्स गुड रिप्रोडक्टिव हेल्थ।